नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेसेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स। यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे आर्टिकल्स को पढ़ के, और सीखेंगे कि कैसे हमें अखबार को पढ़ना चाहिए। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। रिलायंस प्रॉफिट स्लिप्स 1.8% इन Q4, फर्स्ट इंडियन फर्म टू क्रॉस 1 ट्रिलियन रुपी इन प्री एनुअल टैक्स प्रॉफिट। सो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक कंग्लोमरेट है। कंग्लोमरेट हम उन बिजनेसेस को बोलते हैं ना जिनके अलग अलग सेक्टर में, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब्सिडरीज हैं जहाँ पे वो काम कर रही हैं, ठीक है। तो कंग्लोमरेट हो गया जैसे टाटा, नमक से लेके रॉकेट्स तक टाटा बना रही है, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाती है, राइट, सॉफ्टवेयर भी बना रही है। सो इट्स अ कंग्लोमरेट। वैसे ही रिलायंस एक कंग्लोमरेट है। रिलायंस पेट्रोलियम का नाम सुना है, जियो फाइनेंशियल का नाम सुना है, जियो प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना है। इसके अलावा हम रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी को भी जानते हैं जिसका हम सिम यूज़ करते हैं, और रिलायंस रिटेल भी है, और ये तो और भी ऐसे बिजनेसेस हैं रिलायंस के, ठीक है। तो ये होते हैं कंग्लोमरेट जिनके कई सारे अलग अलग सेक्टर में बिजनेसेस हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है। तो हुआ यह है कि रिलायंस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने 1 ट्रिलियन रुपी, ठीक है, प्रॉफिट कमाया है। और ये प्री टैक्स बोल रहा हूं मैं, मतलब टैक्स पे करने के बाद नहीं, टैक्स पे करने के बाद ये अमाउंट कम हो गया, लेकिन प्री टैक्स 1 ट्रिलियन रुपी इसने अर्न किया है। और ये सबसे पहली कंपनी बनी है, पहली इंडियन कंपनी इंडिया में, ठीक है। अगर आप देखें एनालिस्ट का जो एस्टिमेट था, ठीक है, उससे 1.8% आप देखेंगे एस्टिमेट से ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट में। तो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट एक्चुअली थोड़ा सा कम आया है, और इस कम आने का रीज़न इन्होंने बताया है टैक्स। इनके टैक्स एक्सपेंसेस इस साल ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से, जो उम्मीदें थी, उससे थोड़ा कम आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है ओवरऑल पूरे साल का, हमने बोला कि प्री टैक्स प्रॉफिट 1 लाख करोड़ है, मतलब 1 ट्रिलियन रुपी। लेकिन अगर आप इससे टैक्स हटा दें तो इनका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ये आता है 79,020 करोड़, जो कि 7% ऊपर है पिछले साल से, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो जो इनिशिएटिव रिलायंस के बिजनेसेस ने लिए, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। हर एक सेक्टर में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है इस वक्त, और रिलायंस ने भी अच्छे ग्रोथ को शो किया है वेरियस सेक्टर्स में, चाहे आप बात करें फैशन की, रिटेल की, या चाहे आप बात करें ग्रोसरी की, या फिर आप चाहे बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, ठीक है। तो आते हैं अब अगले आर्टिकल पे। ये है चाइना स्टेट फंड के बारे में। क्या है ये आर्टिकल? आप सबको पता होगा कि चाइना में स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है, 20 साल के लोस को भी तोड़ चुका है। मतलब किसी ने 20 साल पहले भी मार्केट में निवेश किया था तो आज वो भी लॉस में आ चुका है स्टॉक मार्केट में। जो प्रोग्रेस थी स्टॉक मार्केट के पिछले 20 साल की, वो सारी अब खत्म होती हुई नजर आई। तो यहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज ने कुछ कदम उठाए, जैसे कि सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग बैन कर दिया। मतलब आप शॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब स्टॉक के गिरने से आप पैसा नहीं कमा सकते, स्टॉक जब बढ़ेगा तभी पैसा कमा सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में ये एक बहुत लुक्रेटिव चीज़ होती है लोगों के लिए कि आप सिर्फ स्टॉक के बढ़ने से पैसा नहीं कमाते हैं, स्टॉक के गिरने से भी पैसा कमाते हैं। तो चाइनीज स्टेट फंड जो है सेंट्रल हुइजिन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने ब्लू चिप्स खरीदे 41 बिलियन डॉलर्स के। ब्लू चिप्स हम अच्छी क्वालिटी जो टॉप लार्ज कैप कंपनीज है, जैसे निफ्टी 50 में है हमारे यहाँ, उन्हें ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। और ब्लू चिप बेसिकली एक टर्म तब से शुरू हो रहा चलता आ रहा है जब कसिनोज में जो सबसे वैल्यूएबल टोकन्स होते थे, चिप्स होते थे, उसे हम ब्लू चिप कहते थे, ठीक है। तो वहीं से स्टॉक मार्केट भी में भी उन कंपनीज को हम ब्लू चिप कहते हैं, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की कंपनी जिन्हें माना जाता है, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 41.42 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए हैं ETF में। तो ETF क्या होते हैं? ETF बेसिकली आप समझ, एक तरीके से आप समझिए कि एक म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। आप डीमैट अकाउंट खोलिए, उसको बाय करिए कभी भी और कभी भी सेल कर दीजिए, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो स्टॉक की तरह ट्रेड करता हो वो होता है ETF, ठीक है। आपके लिए इतना बस समझना जरूरी है। तो इन्होंने इनमें पैसा लगा, और कई सारे ETF है जिनके नाम मैं पढ़ूंगा नहीं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ की गवर्नमेंट हम समझ रहे हैं इस वक्त कि इन्वेस्टमेंट
कर रही है स्टॉक मार्केट में भी। कंपनीज को ये पैसा देना चाह रहे हैं ताकि कंपनीज उस पैसे का इस्तेमाल करें और निवेश करें अपने आगे प्रोडक्शन एक्सपेंशन में। तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ का जो ब्लू चिप इंडेक्स है यहाँ पे करीब 14%, ठीक है, कि हमें ग्रोथ दिखी। 5 ईयर लो से आप देखेंगे अच्छी रिकवरी आई और यहाँ पे मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज भी आई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है हमें चाइना में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने वाव किया है, मतलब कसम खाई है कि ये सेफगार्ड करेंगे स्टेबल ऑपरेशंस को, चाइना के कैपिटल मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। इतने महीनों से सालों से स्टॉक मार्केट क्रैश हुए जा रहा है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट अब इससे बिल्कुल परेशान हो चुकी है और उब चुकी है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इसे टैकल करेंगे, पॉलिसीज़ लाएंगे और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लाएंगे, लेकिन अब ये मार्केट को क्रैश नहीं होने देने वाले, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अनाउंसमेंट ऐसे वक्त पे आया जहाँ पे जो इनका स्टॉक बेंचमार्क है CSI 300 ये 5 ईयर लोज पे था, ठीक है। CSI 300 जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 है, वैसे ही वहाँ पे CSI 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने बाइंग की है जिसकी वजह से मार्केट में आया है स्टिमुलस। जनवरी में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने ये पता किया कि मोर देन $17 बिलियन, ठीक है, का फ्लो हुआ है चाइनीज डोमिसाइल्ड ETF में। वो ETF जो CSI 300 जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी नोटिस किया कि बहुत हैवी बाइंग हो रही है किसी के द्वारा चाइना के ETF में, जो डोमेस्टिक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, ठीक है। और उन्होंने सस्पेक्ट भी किया कि ये काम हो सकता है चाइनीज गवर्नमेंट के बैक किए गए किसी फंड के द्वारा, ठीक है। सो जो बात है ये बिल्कुल सही निकली। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये अगला और आखिरी आर्टिकल होगा हमारा। ये है यील्ड गैप बिटवीन सेंसेक्स अर्निंग्स एंड 10-year US बॉन्ड नैरोएस्ट सिंस 2000। टेक्निकल आर्टिकल है उन लोगों के लिए जो मार्केट से नहीं है, ठीक है। कई लोगों को हो सकता है समझने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड का फ्रंट पेज आर्टिकल है ये। यहाँ पे बात किसकी हो रही है हम अभी बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे एक है पी रेशियो। पी रेशियो मतलब कंपनी के प्राइस को, स्टॉक प्राइस को डिवाइड कर दो अर्निंग पर शेयर से, तो आ जाता है पी रेशियो। मान लो 100 रुपये की कंपनी है, ठीक है, प्राइस उसका करंट मार्केट प्राइस स्टॉक मार्केट में चल रहा है 100 रुपये, और उसका जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब जितना पर शेयर अर्निंग्स है उसकी, जो कमाते हैं उसके शेयर होल्डर्स, वो है 10 रुपये। तो पी रेशियो आएगा करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये अपॉन डिवाइडेड बाई 10 रुपये अर्निंग्स, कितना आया 10। अब पी रेशियो 10 आने का मतलब कि आज 100 रुपये में ये कंपनी मिल रही है जो 10 रुपये कमाती है, मतलब मुझे 100 रुपये की पूंजी मेरे पास वापस आने में मुझे 10 साल का वक्त लगेगा, है ना। मैं यही मान के चलूँगा कि 10 साल लगेंगे मुझे ये पैसे कमाने में वापस, जो मैंने पूंजी लगाई है, और फिर 11वें साल से मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10% पर एनम यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही आप देखिए इंडिया में सेंसेक्स है, सेंसेक्स का पी चला गया है करीब करीब 25 के पास, ठीक है। मतलब अगर कोई 100 रुपये लगा रहा है, ठीक है, तो एक साल में वो कितना कमा रहा होगा। पहले तो पी रेशियो 25 होने का मतलब मेरे पैसे वापस, मुझे पूंजी वापस मिलेगी 25 साल में, ठीक है। तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप अभी कर रहे हो, इसका मतलब 4% आप कमा रहे हो सिंपल इंटरेस्ट एक साल में, बस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ मैं, 4% आप कमा रहे हो। अब यहाँ पे आप देखो 4% का रिटर्न अगर स्टॉक मार्केट इस टाइम पे दे रहा है, मतलब कहने को शॉर्ट टर्म में सेंसेक्स ओवर वैल्यूड है इस आर्टिकल के हिसाब से। वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि यूएस में अगर आप ट्रेजरी बॉन्ड लेंगे, ठीक है, जो वहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड है 10 ईयर, अगर आप उसमें देखें, ठीक है, तो वहाँ उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है अच्छा खासा। इस वक्त आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा है, राइट। और लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि कम हो जाएगा तुरंत, लोग उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो बढ़ भी सकता है,
ठीक है। तो अभी 4.66% मिल रहा है, मंडे को मिल रहा था लास्ट। तो मतलब आप यूएस का बॉन्ड में पैसा लगाएंगे, यूएस के बॉन्ड में, जो कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, इसको हम रिस्क फ्री मानते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट मानते हैं हम इसे। वहां पे आपको 4.66% मिल जा रहा है। तो आप क्या सेंसेक्स में पैसा लगाएंगे जहां रिस्क है और आपको 4% ही मिलेगा ऑन एन एवरेज रिटर्न, अगर इस वैल्यूएशन पे आप लेते हैं तो, ठीक है? नहीं। तो यही रीज़न है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पहले तो रुपए में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे ना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि रुपया आप देखिए हर 10 साल पे कितना डिप्रिशिएट हो जाता है ना। तो ये भी एक रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि रुपये में गिरावट आ जाएगा। तो इससे बढ़िया सबसे पहले रुपए को बेच के डॉलर खरीद लिया और डॉलर से यूएस के बॉन्ड में पैसा लगा दिया। तो वहाँ अगर 4.66% इंटरेस्ट आ रहा है, वो चाहे सेंसेक्स में 5-6% भी आ रहा हो, उससे वो काफ़ी बेटर मानेंगे उसे, ठीक है? तो ये रीज़न है कि आर्टिकल कह रहा है कि जो यील्ड गैप है सेंसेक्स के अर्निंग्स का और 10 ईयर यूएस बॉन्ड का, ये सबसे नैरोएस्ट लेवल पे चल रहा है अगर आप देखें पिछले 24 साल में। तो जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि वो अभी भी ऑप्टिमिस्ट है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के बारे में, मीडियम से लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन वैल्यूएशन अभी उन्हें थोड़ी ज़्यादा लग रही है अगर आप देखें बिल्कुल नियर टर्म की बात करें, ठीक है? ये कहना है किसका? पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड है, उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का। तो ये जो नेगेटिव स्प्रेड है बिटवीन इंडियन इक्विटी यील्ड एंड यूएस लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड रेंडर्स इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटीज अनअपीलिंग। इसका मतलब यही है कि ये जो डिफरेंस आ गया है, ठीक है, दोनों के बीच का, इसके वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट अब इतना अपीलिंग नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है? तो इसीलिए हमें इनका मानना है कि सेल ऑफ देखने को मिल रहा है एफपीआईज और एफआईएस के द्वारा, ठीक है? बॉन्ड तो आप सब समझते ही होंगे, बॉन्ड का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए आपके पास कोई सामान है जो आपके दोस्त को बहुत पसंद है, कोई टॉय है या फिर कोई कार है, अब वो आपसे कुछ दिन के लिए मांग रहा है, तो आपने बोला ठीक है आप रखो, इस डेट पे आप मुझे वापस लौटाओगे और मुझे इंटरेस्ट चाहिए पर मंथ फिक्स्ड। तो ये एक तरीके का बॉन्ड ही हुआ, ठीक है? तो क्या हुआ, आपके दोस्त यूज़ कर सकते हैं गाड़ी का, चाहे वो उससे पैसे कमाएं, एज अ टैक्सी यूज़ करें, कैसे भी यूज़ करें, और 5% जो वैल्यू है उस कार की, उसके 5% आपको पे करते रहें हर साल। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड का, जहाँ पे इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसा लगाते हैं, ठीक है? और यूएस बॉन्ड, जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड है, इसे हम रिस्क फ्री रिटर्न मानते हैं, मतलब यहाँ रिस्क हम मानते नहीं हैं, राइट? ये एक सेफ एसेट है। तो अगर सेफ एसेट में इतना पैसा आने लग जाएगा तो लोग रिस्की एसेट्स में पैसा लगाना अवॉइड करेंगे, राइट? तो ये कॉमन सेंस वाली बात है और आर्टिकल में बहुत ही ज़्यादा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में नहीं लगाना चाहेंगे अगर इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड रहेगी इंडिया की एक्सचेंज तो, बट इंडिया के इंडिसेस या स्टॉक्स। बट ये एक परसेप्शन है, इसमें और भी इस तरीके के कई इंडिकेटर्स हो सकते हैं जहाँ पे हमें देख के लग रहा हो कि शायद अभी पैसा लगाना और वायबल है, या फिर वो लोग पैसा लगाएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, राइट? शॉर्ट टर्म वाले लोग नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग ज़रूर पैसा लगाना चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।